नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का यह स्टडी पॉइंट आजमगढ़ में स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम आप लोगों को बताने वाले हैं, भारत में संवैधानिक विकास यानी संविधान बनाने की प्रक्रिया यानी हमारे भारतीय भूभाग में कब से प्रारंभ हुई, इसी के बारे में हम बताने वाले हैं। लेकिन इसके पहले हम जानना चाहेंगे कि आखिर किसकी वजह से हमारे देश में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को जानने से पहले आप लोग बताना चाहेंगे हम कि एक यूरोप का एक शक्तिशाली राष्ट्र था आपका ग्रेट ब्रिटेन, जो विभाजित होकर के एक देश का नाम पड़ा इंग्लैंड। इंग्लैंड में क्या था कि वहाँ की का भूभाग जो था बहुत कम था, और वहाँ पे व्यापारी के पास व्यापारी जो होते थे उनके पास काम बहुत था, उनके पास कल कारखाने उद्योग धंधे बहुत ज़्यादा थे, बशर्ते उनको ज़मीन की ज़रूरत थी। तो ऐसी कंडीशन में वहाँ की सरकार यानी ब्रिटेन की सरकार यानी इंग्लैंड की सरकार जो है उनको अन्य देशों में व्यापार करने की अनुमति दे दी। तो वे पूरी दुनिया में हर देश में हर जगह में वहाँ के व्यापारी जो हैं अपने अपने मन पसंदीदा जगह पर वो व्यापार करने के लिए गए। तो उसी समय आपका 1600 ईस्वी के आसपास एक कंपनी आई भारत में, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन भारत में 1600 ईस्वी में आया था। लेकिन हम कहेंगे आए थे तो वो व्यापार करने, लेकिन क्या क्या हो गया 1947 तक जाते जाते, उसके बारे में हम बताएंगे। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में 1600 ईस्वी में आई और कुछ दिनों तक यानी कम से कम 50-60 साल तक व्यापार करने के बाद फिर उस कंपनी पर इंग्लैंड की सरकार का शिकंजा कसता है, और ऐसे कहना उनका पड़ता है कि अब आपका जो व्यापार होगा हमारे नियम और कानून के दायरे में रह कर के ही होगा। तो ऐसी परिस्थितियों में अब, हालांकि इसलिए क्योंकि ब्रिटेन की सरकार कंपनी पे नज़र रख रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में फ़ायदा हो रहा था, इसलिए वो धीरे धीरे अपने नियंत्रण में ली और कंपनी से कहा कि अब हम कानून लाएंगे, नियम लाएंगे, आप उसी नियम और कानून के दायरे में रह करके ही आप भारत में व्यापार और प्रशासनिक यानी राजनीतिक पद जो है वो आप कर सकेंगे। तो यहीं पे 1773 का पहला रेगुलेटिंग एक्ट आता है भारत में, और वैसी रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से भारत में संवैधानिक यानी नियम और कानून के प्रक्रिया से कैसे देश चलाया जाए, वहीं पे शुरुआत होती है। तो और वहीं शुरुआत जो होती है भारतीय संविधान के विकास की, जो होती हैं सीढ़ियां बनती हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट आता है, तो ऐसी कंडीशन में जो बंगाल का गवर्नर होता था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और इसी कंडीशन पे जो मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर जनरल होते थे अपने अपने क्षेत्र में, उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के बिल्कुल क्या कर दिया गया, अधीन कर दिया गया। और सन 1774 तक आते आते आपके देश में यानी इंडिया में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है, और वो उच्चतम न्यायालय में 4 न्यायाधीश थे, जिनमें एक मुख्य थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके बाद सीधे सीधे कहा गया कंपनी के कर्मचारियों को कि यदि आप भारत में जाते हैं, व्यापार करने जाते हैं, तो ऐसे में आप क्या करेंगे कि भारतीयों से कोई रिश्वत नहीं ले सकते हैं। अगर भारतीय आपको कोई उपहार देते हैं तो भी आप नहीं ले सकते हैं। तो ये सब जो बातें थीं वो आपके 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की तरह कंपनी पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसके बाद है ब्रिटिश सरकार का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर शिकंजा कसा जाता है, और कहा जाता है कि सैन्य, नागरिकता और जो है की जानकारी आपको है ब्रिटिश सरकार को आपको देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से
यहाँ पर शासन चलाया जाता है, जो भारत में संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना आपके भारत में जो है 1773 ईस्वी में ही उसकी शुरुआत हो चुकी थी, जिनमें 4 न्यायाधीश थे, एक मुख्य और 3 अन्य। इसके बाद दूसरा आता है 1884 का कानून। 1784 में एक कानून आता है कंपनी पे, और उसे कहते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें जो है कंपनी के वाणिज्य यानी व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य को दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है, कि अब दोनों में जो होगा वो अलग अलग व्यक्ति जो होंगे अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, एक आपके व्यापार के लिए और एक वहाँ भारत पे राजनीति करने के लिए दिया जाता है। राजनीतिक मामलों के प्रबंध के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम के एक नए विभाग का गठन किया जाता है, जो भारत में राजनीति की व्यवस्था कर सके। इस तरीके से 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से भारत में द्वैत शासन प्रणाली की क्या होती है, शुरुआत होती है। द्वैत शासन यानी दोहरी शासन व्यवस्था, जैसे आपके केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जबकि आपके यूपी में आपके माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो इस तरीके की दैत्य की शासन व्यवस्था आपकी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में प्रारंभ हो गई थी। इसके बाद जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कार्य जो होता था, भारत में जो है सैन्य सरकार, राजनीति और राजस्व की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ये व्यवस्था की गई है। इसके बाद आता है तीसरा नियम आता है 1793 ईस्वी में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और 1793 का जो चार्टर कानून आता है, इसका नाम है चार्टर कानून आता है। इसमें कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है, यानी कंपनी अपने नियम कानून के तहत अब 20 साल तक शासन या व्यापार कर सकती है, और इस पर ब्रिटिश सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहेगा। तो ऐसे में 20 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। और ऐसी कंडीशन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उनको वेतन भी तो देना पड़ेगा। तो ब्रिटिश सरकार यहाँ पे चालाक थी, जो उनको वेतन दिया जाता था तो वे पैसे का दिया जाता था जो भारतीयों पे खर्च करके करना होता था, यानी जो राजस्व भारतीयों के लिए पैसा इकट्ठा किया जाता था, उसी के पैसे से बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को वेतन दिया जाता था। इसके बाद एक कानून आता है, अब 20 साल बाद आएगा 1813, यानी 93 के बाद जो आएगा 1813 का कानून आएगा। और इस तरह से कंपनी का जो अब तक व्यापारिक एकाधिकार था, वहाँ पे अब समाप्त कर दिया जाता है। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा जाता है कि अब आप ही नहीं भारत में व्यापार करेंगे, हमारे पास बहुत सारी कंपनियां हैं, अब सभी कंपनियां जो होंगी वो भारत में आकर के व्यापार करेगी। लेकिन फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में चाय और चीन के साथ व्यापार करने का एकाधिकार अभी भी बना हुआ था। दूसरी कंडीशन थी कि जो ब्रिटेन में, इंग्लैंड में जो ईसाई धर्म प्रचारक थे, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, उनको भी भारत में अपने धर्म का प्रचार करने के लिए छूट दे दी गई। और कहा गया कि जो भी कर्मचारी हैं हमारे, वो भारत के राजस्व, भारत के व्यक्तियों पर कर लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे। यानी कर लगाने की शुरुआत भी यहाँ से चालू हो जाती है 1813 के चार्टर कानून से, और भारतीयों पर कर लगाने के लिए अनुमति दी जाती है। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो ऐसी कंडीशन में उनको दंड देने की भी व्यवस्था की गई थी। इसके बाद फिर 20 साल का शासन आगे बढ़ेगा, यानी 1833 का शासन आ गया, 1833 का चार्टर अधिनियम आ गया। और इस तरीके से बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता था, उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और इस तरीके से भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बनाया जाता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के एक व्यापारिक निकाय को इस तरीके से अब पूरी तरीके से यहाँ पे समाप्त कर दिया गया
1813 के बताए थे चार्टर कानून में कि सभी तरीके से व्यापार को समाप्त कर दिया था, लेकिन चीन और चाय के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना था। लेकिन 1800 आते आते उसको पूरी तरीके से व्यापारिक अधिकार से ब्रिटेन की सरकार ने या इंग्लैंड की सरकार ने उसे वंचित कर दिया गया। अतः अब कंपनी जो है सिर्फ वो प्रशासनिक निकाय बनकर ही रह गई। इसके बाद इस कानून के तहत सिविल सेवकों के लिए, जो आपके मान लीजिए ISPCS होते हैं उस तरह वहाँ पे भी है सिविल सेवा प्रतियोगिता की परीक्षा का शुरुआत की गई। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से इस कानून को जो है इस प्रावधान को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया है। यानी सिविल सेवा परीक्षा की आयोजन किया गया, इसमें भारतीय भी भाग ले सकते थे, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से ऐसा करने से अभी रोक दिया गया, क्योंकि भारतीय अगर जैसे ही इस पे प्रवेश करेंगे उनके लिए खतरे की घंटी बज जाएगी। तो इस तरीके से यहीं पर हम ये कानून रोकते हैं। तो आपको महत्वपूर्ण जानकारी हमने दिया इस तरीके से। फिर जब आएंगे तो 1853 बताएंगे, फिर 1857 की क्रांति होती है, फिर क्या वहाँ बदलता है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।